हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन में हम 5 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 50वां भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50वें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाने वाला है। आंसर सी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को 50वां भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को आप सभी जानते होंगे। फ्रेंड्स, लाल कृष्ण आडवाणी का अगर हम राजनीतिक करियर देखें तो ये 4 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा 5 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इस दौरान इन्होंने एक बार भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। भारत के गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री का भी कार्यभार संभाला है। तो यह है लाल कृष्ण आडवाणी। पॉलिटिशियन है, भारत के बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत में कराची में, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। समाज सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें 2015 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो 2015 में लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण दिया जा चुका है और अब 2024 में इन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। आपको यहाँ पर यह फैक्ट भी नोट कर लेना चाहिए, आपको पता भी होगा, कुछ सेशंस पहले ही हमने डिस्कस किया था। जनवरी 2024 में सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 49वें भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया था। तो जनवरी 2024 में 49वां भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, घोषणा की गई थी, अब दिया जाएगा आगे चलकर, और अब 50वां भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है लाल कृष्ण आडवाणी को। यहाँ पर भारत रत्न के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में इसे शुरू किया गया था। सबसे पहली बार संयुक्त रूप से 3 हस्तियों को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन। इन तीनों को 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था और लास्ट बार 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। इनको मिलाकर 48 भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हो गए थे। अब 49वां भारत रत्न 2024 में कर्पूरी ठाकुर को और 50वां भारत रत्न लाल कृष्ण, लेकिन अब इन्हें इनके पूर्णकालीन कार्यकाल के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के विधि और न्याय विभाग ने हाल ही में 6 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। ये 6 हाईकोर्ट की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट में तो आपको पता चल जाता है कौन बने, तो ये MM श्रीवास्तव है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश अरुण भंसाली को नियुक्त किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश के रूप में। गुवाहाटी हाईकोर्ट में न्यायाधीश विजय विश्नोई को नियुक्त किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी बनाए गए। ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S वेदनाथन को नियुक्त किया गया। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की हाल ही में नियुक्ति की। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में सभी हाईकोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। इस आर्टिकल के तहत, मतलब आर्टिकल 217 के तहत, हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। क्वेश्चन हमारा MM श्रीवास्तव से था कि ये किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो MM श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ओके, इसके बाद आइए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, WHO के द्वारा वर्ष 2000 से हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। उद्देश्य की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कैंसर से बढ़ते हुए खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना, कैंसर के प्रति शिक्षित करना वर्ल्ड कैंसर डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल 4 फरवरी को
पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर 2024 में वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट भारत के ओडिशा राज्य में निर्मित किया जाने वाला है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है और इसके निर्माण में 2450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2450 करोड़ की लागत वाला तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने का काम करेगा। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला ओडिशा राज्य में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई? तो डिजिटल डिटॉक्स पहल को हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्य में शुरू किया गया। उद्देश्य की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग का जो चलन है उसे कम करते हुए बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, उन्हें ऑफलाइन गेमिंग की तरफ मोड़ना, ऑफलाइन गेमिंग के प्रति उन्हें जागरूक करना डिजिटल डिटॉक्स पहल का मुख्य उद्देश्य है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से राज्य में डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की। कर्नाटक राज्य के इस इनिशिएटिव में खेल, कला और सामुदायिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए संपूर्ण कर्नाटक राज्य में डिजिटल डिटॉक्स केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऑनलाइन गेमिंग की लत को बच्चों में कम करना और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में शुरू किया गया। इसके बाद कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 3 फरवरी को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया। इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर चैलेंजर्स इन जस्टिस डिलीवरी 2024 की इस कॉन्फ्रेंस की थीम है। नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस में जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उन सभी देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरलों ने पार्टिसिपेट किया है। उद्देश्य क्या है? तो कानून के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से, विचार विमर्श करने के उद्देश्य से, जैसे जुडिशियल चेंजेस, लीगल फंक्शनिंग, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। तो कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, जिसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके बाद आइए, पद्मश्री विजेता साधु मेहर का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साधु मेहर की बात करें फ्रेंड्स, तो इनका संबंध फिल्म इंडस्ट्री से है। आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस अभिनेता और निर्देशक है फ्रेंड्स। साधु मेहर 84 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद हाल ही में इनका निधन हो गया। सिनेमा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। सामान्यतः ओडिशा से बिलोंग करते हैं ये। हिंदी और ओडिया दोनों ही भाषाओं में इन्होंने फिल्मों में काम किया है। इनकी एक मूवी रही है अंकुर, इनके लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है और ये पहले उड़िया अभिनेता थे जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साधु मेहर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, फिल्म उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ पर बरगुर हिल्स में राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य को स्थापित किए जाने की घोषणा की और इसका नाम रखा गया थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। यह तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनने वाला है। तमिलनाडु राज्य की ये जो सेंचुरी है फ्रेंड्स, ये 80,567 हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जो कि पूर्वी घाट से लेकर पश्चिमी घाट तक जितने भी वन्य जीव है उनके आवाजावी के लिए एक गलियारे के रूप में काम करने वाली है। तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने
मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश स्टेट आइकॉन बनाया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखिए हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को उत्तर प्रदेश स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद शमी को स्टेट आइकॉन इसलिए बनाया गया है उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, क्योंकि हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना मोहम्मद शमी को उत्तर प्रदेश स्टेट आइकॉन बनाने का मुख्य उद्देश्य है। आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि 2023 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को और क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया था, और अब मोहम्मद शमी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्टेट आइकॉन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये एक संवैधानिक संस्था है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। भारत में इस संस्था की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। वर्तमान में राजीव कुमार 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदस्थ हैं। यह संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है। इस संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट आइकॉन के रूप में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपॉइंट किया गया है। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन हाल ही में एक बार फिर से जय शाह को नियुक्त किया गया। जय शाह लगातार तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, जिन्हें लगातार तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये पहली बार 30 जनवरी 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने थे, और इनके पहले पाकिस्तान के नजमुल हसन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे। उनके हटने के बाद 30 जनवरी 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह नियुक्त किए गए, और अब 2024 में इन्हें तीसरी बार लगातार इस पद पर नियुक्त किया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करें तो पूरे एशिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 में की गई थी। 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार भारत के जय शाह को नियुक्त किया गया। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 5 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और जुलाई मंथ के सभी वन लाइनर को यहां पर आगे लेकर चलते हैं। पहला देखिए, 30 जुलाई 2023 को बिहार राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। 30 जुलाई 2023 को संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में चाइना शीर्ष स्थान पर रहा है। 31 जुलाई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। 31 जुलाई 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 6.1% की दर से बढ़ी है। आगे, भारत का केरल राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल एक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। 31 जुलाई 2023 को भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अमृत सरोवर का इनॉग्रेशन किया। 1 अगस्त 2023 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स विनर मैक्स वर्स्टेपन रहे। 2 अगस्त 2023 को इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता की लिस्ट में शामिल हुआ। और इसके अलावा 2 अगस्त 2023 को इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया। ये सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है जुलाई और अगस्त मंथ से, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, यहां पर उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया। उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में शुरू की है। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में लोचन सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया। चर्चा में रहा वोल्ट टाइफून हैकिंग ग्रुप है चाइना समर्थित। राधा रतुड़ी हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई। शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब लियोन ल्यूक मेंडोंका ने अपने नाम किया। आगे आइए, 1 से 7 फरवरी 2024 तक
विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस सप्ताह की शुरुआत 2010 में की गई थी। अंतरिम बजट 2024-25 में 3 आर्थिक रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई। भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान में वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। और लास्ट देखिए, 3 फरवरी को INS संध्या को कमीशन किया गया। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। 49th भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए, आज के सेशन में मैंने आपको 50 भारत रत्न के बारे में बताया, 49th के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।